हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद संदीप सर में। और जैसा कि हमारी जो सीरीज चल रही है PYQ सीरीज चल रही है, SSC CGL टायर 1 PYQ सीरीज। तो फिर से मैं एक नई सीरीज लेके आया हूं और ये है हमारी सीरीज 25 सितंबर शिफ्ट वन। ओके, तो डिस्कस करते हैं हम पेपर, देखते हैं अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स कैसे हम क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे आसान इजी वे में। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 5,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करो। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है हमें, यानी कि CI पूछा है और हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दिया हुआ है 20%। लेकिन ये तो प्रति वर्ष है और जो हमें निकालना है वो निकालना है अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली। तो अगर इसका हाफ ईयरली देखा जाएगा तो हो जाएगा 10%। ठीक है, समय कितना है? 2 वर्ष। अगर हाफ ईयरली हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी 4 साइकिल बन जाएगी। ओके, 4 साइकिल बन जाएगी। तो हमें निकालना है इसका CI। तो देखो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम हमारे पास 2 वर्ष है, तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 2 साल का वो होता है 21%। कैसे? इसके समतुल्य परसेंटेज निकाल के देखो, फर्स्ट ईयर भी 10% रहेगा, सेकेंड ईयर भी 10% रहेगा। ओके, इन दोनों में अगर सक्सेसिव लगाएंगे हम तो क्या हो जाएगा? 10 प्लस में 10 प्लस में 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो ये 21% आ जाएगा इसका समतुल्य परसेंटेज, समतुल्य रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है। तो सिमिलरली हमें 4 साल का समतुल्य रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम निकालेंगे तो वो आएगा हमारा, ये हमें याद रखना है, 46.41%। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से तो यही निकल के आएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें, जब टाइम 2 साल हो तो 21% होगा, जब टाइम 3 साल हो तो ये होता है 33.1%, और टाइम 4 साल हो तो मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है। ओके, अब जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 5,000। तो अगर 5,000 का मैं 46.41% निकालूं तो कितना आएगा? ठीक है, अगर 5 का मल्टीप्लाई करूं यहां से मैं तो 5 20 2 32 हासिल 3 5 चौक 20 और 3 23। ठीक है, ये आ गया 2320.5। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। ठीक है, ये 2 बार लिख दिए ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, एक्चुअली विजिबल नहीं है सही से। ये ले लेता हूँ, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो, विच सेट इंक्लूड द नंबर्स लाइक -5 0 एंड 6। तो कौन से नंबर होंगे जिसमें माइनस वाले नंबर भी शामिल हैं, जीरो भी शामिल है और पॉजिटिव भी शामिल है? तो ऐसे नंबर तो हमारे इंटीजर होगी, पूर्णांक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हाँ, तो ये है 50 किलोमीटर प्रति हावर्स की गति से चलने वाली एक कार किसी यात्रा को 8 घंटे में पूरा करती है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 8। ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। और पूछा है कि अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलें तो कितना समय लगेगा? तो ये तो डिस्टेंस निकल के आ गई और समय के लिए हम dy/s कर देंगे। तो टाइम तो हमारे पास आ गया भाई, सॉरी डिस्टेंस तो आ गई 400 और जो नई स्पीड हमारी वो 40 है। इस तरीके से जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10 आवर्स। ठीक है, तो 10 घंटे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर मुझे दें। और ऐसी ही और भी सीरीज़ आगे कंटिन्यू आती रहेगी। अगर आपको कंटिन्यू इस तरह की वीडियोस देखनी है, उनकी अपडेट चाहिए, तो मेरे यूट्यूब चैनल जो इस नेम से आपको मिल जाएगा, मैथ्स विद संदीप सर के नाम से, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं एक गोले का आयतन कितना है? 288 पाई, 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो आयतन कितना हो जाएगा? देखो, अगर त्रिज्या जब भी दुगुनी होती है तो आयतन है वो उसका क्यूब हो जाता है।
यानी कि आयतन हो जाएगा उसका 8 गुना, क्योंकि जो आयतन होता है गोले का, जो आयतन होता है वो कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है। तो देखो यहाँ पे जो त्रिज्या है वो क्यूब में है, यानी कि त्रिज्या को अगर दुगनी करेंगे तो वो 8 गुना हो जाएगी, तो जो हमारा आयतन है वो भी 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका 8 गुना करूं तो कितना हो गया भाई 1600, और 80 को करेंगे तो 640, और 8 8 64। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई 1600, 640, 2240 हो गया, और 2200 2304 हो गया, 2304 पाई। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 2304 पाई। ठीक है, बस हमें याद रखना है कि जो अगर त्रिज्या हमारी दुगनी हो रही है तो जो हमारा आयतन है वो भी 8 गुना हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या भी 8 गुनी होगी, आयतन भी 8 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये वाली जो टर्म है वो तो कांस्टेंट ही रहेगी, ओनली यही तो चेंज होगी। तो इस पे डिपेंड करेगा आयतन कितना गुना होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक आयताकार कमरे की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है, और फर्श को 40 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों से ढकना है। यदि काटने और तोड़ने के लिए 10% अतिरिक्त टाइलें खरीदी जाती है तो कुल कितने टाइल? अच्छा, एक आयताकार कमरा है हमारे पास, ठीक है, तो आयताकार कमरे का पहले तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया कितना होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है भाई, यहाँ पे कितनी दी हुई है 8 मीटर, 8 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि फर्श फर्श को 40 सेंटीमीटर भुजाली वर्गाकार टाइल जो दी हुई है वो सेंटीमीटर में दी हुई है, तो ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। 800, 80 नहीं सॉरी 800 हो जाएगा भाई, है ना, ये 600 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना हम, तो हमारा जो एरिया आ गया वो कितना आ गया 48, और 4 टाइम 0 हो जाएगा। ठीक है, ये एरिया आ गया। अब जो टाइल है वर्गाकार टाइल वो कितनी है 40 × 40। तो अगर टाइलों की संख्या निकालनी है, यानी हमें एन एन मीन्स टाइलों की संख्या निकालनी है, तो जो भी एरिया आया है हमारे पास उसको हम टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे। तो देखो भाई कितना आ गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई, और ये 16 से अगर काटे तो 16 थी 48, ये आ गया 300 टाइल आ गई हमारे पास, 300 टाइल्स आ गई। ये कलर थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, कि क्वेश्चंस थोड़ी अलग कलर में हो गए। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उससे ये चेंज कर देंगे। तो 300 टाइल हो गई, लेकिन वो ये कह रहा है कि 10% अतिरिक्त टाइल भी खरीदी जाती है, तो 10% निकालो भाई। अगर मैं 300 का 10% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ना। तो टोटल जो हमारी टाइल है वो कितनी हो जाएगी 330 टाइल हो गई, यानी कि ऑप्शन हमारा कितना सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 40% अधिक है, ये ए है और ये बी है, तो बी के वेतन से 40% अधिक है, यानी कि 7। कैसे निकालो, देखो जो परसेंटेज हम दे रखी है ना 40%, उसको अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो 2/5 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको बी मान लूँ, तो जो ए है वो 40% अधिक है, यानी कि 5 का 40% 2 है, यानी कि 2 अधिक है। इस तरीके से मैंने इसको माना। ओके, मानने को हम 100 भी मान सकते थे, इसको 100 मान लेते। सपोज करो देखो इसको 100 माने तो ये कह रहा है 40% ज्यादा है, ये 140। अगर मैं इसको काटूंगा तो 20 से काटूं तो 20 पंजे 100, 20 7 140, तो वही आएगा हमारे पास फ्रैक्शन। तो इसलिए थोड़ा इजी वे में हमें इस तरीके से मानना है, सपोज करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब देखो ये दोनों रेशियो में है, अगर मैं इनका के डबल जीरो लगा दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अब क्या बोल रहा है कि बी का वेतन 20% बढ़ जाता है, अगर इसका वेतन में 20% बढ़ाऊं तो 20% कितना हो गया भाई 100 हो गया, तो यानी कि बी का कितना हो गया वेतन 600 हो गया नया वेतन। ओके, अब क्या बोल रहा है कि ए का वेतन कितना परसेंट बढ़ जाता है, यानी कि कितना परसेंट, ये हमें निकालना है। और दिया क्या हुआ है, यदि ए का नया वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बी का वेतन इतना है, तो ए का वेतन इससे 25% अधिक है। 25% का मतलब कितना होता है, 25% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 1/4, 1/4 कितना हो गया भाई 150 अधिक है, 150 अधिक है। तो 150 अगर इसमें मैं जोड़ूं तो ए का जो नया वेतन आ गया वो कितना आ गया 750 आ गया। तो हमें देखना है कि ए का जो नया वेतन है वो कितना बढ़ गया है, 50 बढ़ गया है। अब लेकिन हमें निकालना है इसको परसेंटेज में। ठीक है, तो ए का वेतन इन परसेंटेज में कितना बढ़ गया है, तो देखो 50 बढ़ गया है, कितने पे बढ़ा है 700 पे बढ़ा है। ओके, अगर मैं इसके परसेंटेज में निकालूं तो 7 7 49, एक ही ऑप्शन है जो 7 पॉइंट समथिंग करके आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड 7.14। अगला क्वेश्चन देखो भाई, तीन दोस्त है XYZ ने एक स्टार्टअप किया
2:3:5 में, ठीक है। एक्स व्यवसाय का प्रबंधन करता है, मैनेजमेंट देखता है भाई एक्स जो है, ठीक है, और वो कुल वार्षिक लाभ का 15% अतिरिक्त लिखता है, ठीक है। वर्ष के अंत में पता चला कि 4 लाख रुपए का उसे प्रॉफिट हो गया, तो हमें बताना है कि वाई को कितने मिले। अब देखो ये जो 4 लाख का प्रॉफिट हुआ है ये इस रेशियो में बढ़ जाएगा, इस रेशियो में 2:3:5, क्योंकि जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट होता है उसी रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो मैनेजमेंट का काम देख रहा है वो एक्स देख रहा है, यानी कि ये जो जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसका 15% जो है वो एक्स को मिल जाएगा। तो अगर मैं 4 लाख का 15% निकालूं तो देखो 2% से 2 जीरो कट गई, तो कितना हो गया 15×4 = 60, ये हो गया हमारा 60,000। यानी कि 60,000 रुपए तो हम ए को दे देंगे, तो बचेगा कितना, जो हमारा प्रॉफिट है ओवरऑल प्रॉफिट कितना बचेगा, वो बचेगा 3,40,000। यानी कि ये 3,40,000 है ना, यही डिवाइड होगा हमारा, ठीक है। अब क्या है रेशियो, देखो भाई एक्स वाई और जेड का रेशियो क्या है, 2:3:5। टोटल कितना है, 5 और 3 8 और 2 10, ठीक है। तो 10 जो हमारा रेशियो में जो प्रॉफिट आया है वो 10 आया है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है 3,40,000। यानी कि अगर मैं इसको 34,000 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो हमारी रियल वैल्यू आ जाएगी। अब पूछा किसका है, एक्स का, तो वापस से एक्स को भी 34,000 को यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो रियल वैल्यू आ जाएगी। 3 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा, ये 90 और 12 1,12,000, नहीं 90 और 12 1,02,000, यानी कि 1,02,000 रुपये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो एक्स्ट्रा काम कर रहा है उसको जो अमाउंट मिलेगा उसको पहले ही माइनस कर देंगे, फिर जो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा उसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। एक आयताकार लोन का माप है 40 मीटर, लंबाई है, चौड़ाई है 30 मीटर। लोन के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है, तो लोन के क्षेत्रफल का, देखो भाई अगर मैं केवल 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, अंदर बनाया गया है, ठीक है, तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं, रेक्टेंगल है तो लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा, यानी कि इसका एरिया आ जाएगा 1200 मीटर स्क्वायर। अब होता क्या है, जैसे कि ये हमारा रेक्टेंगल है और इसके अंदर बनाया गया है पार्क, इसके अंदर, ठीक है, तो ये जो है ये डिस्टेंस ये 2 मीटर है, तो इस तरफ से भी ये 2 मीटर है, ओके, इस तरफ से भी 2 मीटर है, इस तरफ से 2 मीटर है, यानी कि लंबाई में 2 और 2 4 माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से चौड़ाई में भी 2 और 2 4 माइनस हो जाएगा। तो उसका जो न्यू एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा, देखो 40 था लंबाई, अब 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इसी तरीके से चौड़ाई 30 थी तो 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा भाई, 72। देखो 720 तो ये हो गया, और अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो गया 216, यानी कि ये हो गया हमारा 736, 936 हो गया। तो जो न्यू एरिया आ गया हमारा 936। अब पूछा क्या है कि लोन के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा इस रास्ते द्वारा, तो देखो टोटल रास्ते द्वारा घेरा गया है, तो हमें देखना है उसका परसेंटेज कि रास्ते ने कितना घेरा है। तो रास्ते का निकाल लेते हैं पहले, तो न्यू ये आ गया और पहले वाला एरिया ये आ गया। अब इससे हमें रास्ते का एरिया निकल जाएगा, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो कितना हो जाएगा भाई, रास्ते का क्षेत्रफल ये हो जाएगा भाई 300 में से 36 गए तो 264, ओके। तो ये आ गया हमारा रास्ते का क्षेत्रफल। अब रास्ते का क्षेत्रफल को अगर परसेंटेज में देखें हम, टोटल एरिया का कितना परसेंटेज, अगर इसमें हम देखें तो इन परसेंटेज में निकालें तो कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 12 दूनी 24, 2 12 दूनी 24, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 22%। जो रास्ते का क्षेत्रफल है वो आ गया हमारे पास 22%। तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सही हो जाएगा। तो देखो ये तो था नॉर्मल मेथड, इसमें थोड़ा सा क्या है कि टाइम कंज्यूम हो जाएगा। अगर हमें डायरेक्ट पाथ का एरिया चाहिए, अगर हमें पाथ का एरिया डायरेक्ट चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, L+B माइनस 2x मल्टीप्लाई 2x। L और B यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई है, और जो x है, x यहाँ पे वैल्यू है कि भाई कितना चौड़ा है पाथ, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो कितना हो जाएगा, 40 + 30 माइनस 2 दूनी 4
और ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 70 माइनस 4 66, और 66 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 264। तो इससे क्या है कि हमारा जो पाथ का एरिया है ना 264, ये पहले पूरा ओल्ड एरिया निकालो, फिर न्यू एरिया निकालो, फिर माइनस करो, तो ये जो टाइम कंज्यूम होगा यहाँ पे, ये टाइम हमारा बच जाएगा और डायरेक्ट हमारा पाथ निकल जाएगा 264 मीटर स्क्वायर। ओके, और हम सीधा फिर उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 मीटर इंटू 6 मीटर और 6 मीटर इंटू 4 मीटर के एक आयत को जोड़कर एक एल आकार का फर्श बनाया गया। टाइलों की संख्या कितनी? टाइलों की जो लागत दी हुई है 350 पर वर्ग मीटर। आपको बतानी है कि कुल लागत। पहले कुल एरिया देख ले, तो अगर आयताकार है तो लंबाई गुना चौड़ाई। देखो इसका एरिया निकालेंगे तो ये आ जाएगा 60 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया निकालेंगे तो ये आ जाएगा 24 मीटर स्क्वायर। तो टोटल जो एरिया आ गया हमारे पास वो आ गया 84 मीटर स्क्वायर। और जो हमारी कॉस्ट है टाइल लगाने की वो है 350 मीटर स्क्वायर, 350 पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो मैं मल्टीप्लाई करूं अगर 84 को 350 से, ठीक है, तो क्या आएगा भाई आंसर हमारा? कैलकुलेशन अगर मैं करूं यहाँ पे, अगर मैं इसको पहले 12 से कर लूँ, 12 पंच 60, 6 12 36, 6 42, फिर मैं 7 से अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 0 0 7 2 14 7 चौक 28, 28,400 रुपये, 7 सॉरी 29,400, 29,400 रुपये आ जाएगी इसकी टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, समत्रिभुज, समत्रिभुज मीन्स समबाहु त्रिभुज। ओके, थोड़ा सा टाइपिंग में, समबाहु त्रिभुज और एक समषटभुज के क्षेत्रफल बराबर है तो उनकी भुजाओं का अनुपात बताना है। तो देखो अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखें यहाँ पे तो √3/4 भुजा स्क्वायर। इसी तरीके से समषटभुज का अगर एरिया देखें तो 3√3/2, और यहाँ इसकी भुजा में सपोज करो x मान लेता हूँ, x² ये होता है। ठीक है, तो अगर मैं √3 से √3 कैंसिल आउट करूँ, 2 दूनी 4। ओके, तो यहाँ पे जो नया जो हमारी जो भुजाओं का रेशियो कितना आ जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6/8, तो इसका जो रेशियो आ जाएगा √6/8। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बस कुछ नहीं, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला और समषटभुज का जो फॉर्मूला है, उसका एरिया का जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक दुकानदार 2 शर्ट 500 रुपये प्रति शर्ट की दर से बेचता है। एक पर उसने 25% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 25% की हानि होती है, तो उसका शुद्ध लाभ बताना है। तो देखो भाई कैसे करेंगे इसको, इसमें एक चीज देखो, 25% का लाभ हो रहा है और 25% की हानि हो रही है। तो इस कंडीशन में आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि जब भी कभी इस तरह की कंडीशन आए तो आपको देखना है कि हमेशा हानि होती है, और ये आपको याद रखना है। x²/100% की हानि होगी ऑलवेज। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 25, यानी कि 625/100, और ये हो गया हमारा 6.25%, इतने की यहाँ पे हानि होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला x²/100%। ओके, अब 6.25% की हमें हानि हुई है, तो अगर मैं उसको फ्रैक्शन में लिखूं तो 1/16 होता है, यानी कि 16 अगर सीपी है तो एक क्या है, हानि है, यानी कि ये हमारा सीपी हो गया और ये हमारा लॉस हो गया। तो जो हमारा एसपी होगा वो कितना होगा भाई, वो 15 होगा। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है कि वो हर एक शर्ट को 500 रुपये में बेचता है, यानी कि दोनों शर्ट को कितने रुपए में बेच देता है, 1000 रुपये में। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1000 रुपये हमारा एसपी। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे एक की वैल्यू आ जाएगी, एक की वैल्यू कितनी आएगी, अगर 1000 को मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 15 छक्की 90, 15 छक्की 90, 66.67% रुपये, सॉरी रुपये में है, इतने रुपए का लॉस आ गया, क्योंकि जो लॉस है ना वो एक का ही तो है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई हमारी एक की तो आ गई, ये जो हमारी वैल्यू है ये रियल वैल्यू नहीं थी, हमने मानी थी इसको, इसकी बिहाफ पे मानी थी हमें। ठीक है,
तो जो 1 की वैल्यू है वो हमारे पास इतनी आ गई, और जो हमारा लॉस था वो भी तो 1 का ही हो रहा था, तो 1 की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 66.67% रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 90% है और क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80% है, तो लाभ बताना है। कुछ नहीं करना, देखो भाई इस कंडीशन में हमें क्या करना था, एसपी, सीपी, एमपी, प्रॉफिट लॉस में मैंने बस ये 3 ही कंसेप्ट बताए थे। हर एक क्वेश्चन में बस इसी कंसेप्ट से वो क्वेश्चन बन जाता है। देखो, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 90% है। सपोज करो अंकित मूल्य 100 है, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, 90 आ गया। अब कह रहा है कि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80% है, तो अंकित मूल्य कितना माना हमने, 100, तो क्रय मूल्य इसका 80% कितना हो गया, 80। बस सीपी आ गया, एसपी आ गया। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 10 रुपए का कितने पे हो रहा है, 80 पे हो रहा है। तो अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूं तो ये आ जाएगा 12.5%, क्योंकि 1/8 जो होता है ना, 1/8 वो 12.5% होता है। तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, किसी क्वेश्चन में लग रहा है कि आप और भी बेहतरीन तरीके से आपके पास कोई मेथड या शॉर्टकट है, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा एक बार, ठीक है। बाकी आप वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें और शेयर भी करें, ठीक है। इफ द एवरेज ऑफ द 10 नंबर, अच्छा ऑप्शन नहीं है इसमें, ठीक है, देखते हैं। अगर 10 नंबर का एवरेज कितना है हमारे पास, 50 है, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर 45, तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ द लास्ट 4 नंबर, ठीक है। इन्होंने कहा है कि भाई 10 नंबर का एवरेज है हमारे पास 50, और पहली जो छह नंबर हैं उनका एवरेज है 45। तो देखो 10 नंबर का एवरेज 50 है, तो टोटल कितना हो गया, 500, और 6 नंबर का एवरेज 45 है, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 270। तो अगर मैं इनको माइनस कर दूं, टोटल 10 नंबर का योग आ गया हमारे पास और 6 नंबर का भी योग आ गया। तो अगर मैं इसमें से माइनस करूं तो ये कितना आ जाएगा, 230, ठीक है। 230 जो रिमेनिंग 4 नंबर से उनका एवरेज, उनका टोटल आ गया 230। अब 230 को हमें निकालना, तो हमें एवरेज है, तो टोटल नंबर कितने हैं, 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, ठीक है। तो ये 57.5 हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा लास्ट 4 नंबर्स का। ओके, इसमें हम डेविएशन मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन ये काफी सिंपल था, ऐसे ही हो रहा है। चलो आगे देखो। एक प्रिज्म है जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है 7 सेंटीमीटर। इफ द टोटल सरफेस एरिया इज 282, व्हाट इज द एरिया ऑफ द बोथ साइड। देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, किसी भी प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया होता है, अगर पेरीमीटर को मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं, साथ में 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, ठीक है, ये होता है। तो हमें सब कुछ दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है 282, ये सर नो, पेरीमीटर दिया हुआ है हमारे पास 30 और हाइट 7। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो 210 आ गया है। 210 प्लस में 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, ए बी मीन्स एरिया ऑफ बेस, ठीक है। अगर मैं इसको माइनस करूं तो ये आ जाएगा 72, 72 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही पूछा था कि एरिया ऑफ बेस, बोथ एरिया ऑफ बेस कितना है। देखो इन्होंने पूछा कि व्हाट इज द एरिया ऑफ बोथ बेसेस, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, ठीक है। तो हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे इसको, यानी कि ये जो है ना इसकी ही वैल्यू चाहिए हमें, तो ये माइनस हो जाएगा तो 72 हो जाएगा, ठीक है। तो 72 इसका आंसर होगा, ना कि 36, क्योंकि उसने बोला है बोथ। ओके, तो 72 विल बी द आंसर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई फटाफट। एक किताब की दुकान विज्ञापन देती है 4 किताबें खरीदे और 5वीं किताब पर 40% की छूट। यदि प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य 480 है तो सभी किताबों की कीमत समान है, बता दी। तो ग्राहक को कुल खरीदारी पर कितने % की छूट मिलेगी। ओके, देखो भाई एक किताब की कीमत 480, टोटल किताब कितनी, 5, यही है ना। और वो बोल रहा है कि 5वीं किताब पर छूट दे देता है कितना, 50%। तो देखो भाई 480 इंटू 4 किताबों की कीमत तो सेम रहेगी, लेकिन जो 5वीं किताब है हमारी उस पर 50% की छूट, यानी कि वो 240 की ही मिलेगी। ओके,
अगर मैं, तो देखो इतने में तो ये खरीद के लेके आए और ये इतने में बेच रहे हैं, पूछा क्या है, प्रतिशत छूट। तो यानी कि इस पे छूट मिलेगी। देखते हैं अगर मैं इसको काटूं तो 240 से काट देता हूँ, दूनी 480, दूनी 480, 240 से एक बार कट गया, तो इधर कितना बच गया, 5 दूनी 10, और इधर आ गया 2 4 दूनी 8 रही 9, यानी कि 10 रुपए की वैल्यू पे 1 रुपए की छूट मिल रही है। ओके, 1 रुपए की छूट मिल रही है 10 पे। तो अगर छूट का मैं परसेंटेज निकालूं तो हमारे पास 10% है। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज 10%। ओके, ये तो कैलकुलेशन तब की है जब छूट नहीं मिल रही है, ये तब की है जब छूट मिल रही है। ओके, 10% विल बी द आंसर। अगला क्वेश्चन देखो भाई फटाफट। एक निवेशक 5 शेयरों पर नजर रखता है, उनमें से 4 का औसत रिटर्न 8% है और कुल 9% है, तो 5वें शेयर का रिटर्न कितना होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, देखो 4 शेयर का जो रिटर्न है वो तो पता है हमारे पास कितना आ रहा है, 8%। अब एक का नहीं पता कितना आ रहा है, लेकिन इतना पता है कि टोटल का 9% आ रहा है, टोटल का 9% आ रहा है। तो यहां पे देखो 1% कम आ रहा है, और 4 पे कितना कितना परसेंट कम हो गया, 4% कम हो गया। तो ये जो 4% कम हो गया है ना, ये इधर ज्यादा हो रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि इस पे कुल हमारा 9% है औसत। तो देखो अगर यहाँ पे भी हमारा 9% रहा होता, 9% रहा होता, तो 4% देखो ऑलरेडी इधर कम था, तो ये 4% को कौन पूरा करता है, ये करता 4% को पूरा, 4%। तो जो नया हमारा एवरेज है, रिटर्न है, वो कितना आ जाता, 13%। ओके, तो ये है डेविएशन मेथड। हो सकता है कि थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो, तो नॉर्मल मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं। देखो 5 शेयर है, पांचों का रिटर्न कितना है, 9%, यानी कि 45। ओके, अब 4 का दिया हुआ है कितना, 8, 8%, तो कितना हो गया भाई, 8 चौकू 32%। ओके, तो ये तो टोटल 5 का रिटर्न हो गया, और ये हो गया 4 का रिटर्न। तो हमें बताना है जो एक जो बच गया उसका कितना रिटर्न होगा, तो उसका 13%। दोनों मेथड बताएं जो आपको अच्छा लगे वो। वैसे ये वाला मेथड आप बहुत सारे क्वेश्चंस आगे देखोगे तो उसमें ये वाला मेथड यूज होगा, तो हमें ये वाला सीखने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। साइन ए प्लस कोस ए इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, और पूछा है इसका स्क्वायर, स्क्वायर ही तो है ये जस्ट। अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो यही तो आ जाएगा, तो यानी कि इस वैल्यू का भी स्क्वायर कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ये सर नो, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। 10a+ में sec a कितना है, 5 दिया हुआ है, पूछा क्या है, 10a, यही पूछा है ना। तो देखो अगर मैं बात करूं sec a माइनस 10a की, तो ये 1/5 हो जाएगा, 1 बाई, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी हमें पता है, sec स्क्वायर a माइनस में tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है, ये वाली आइडेंटिटी हमें पता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, पूछा किसका है, अच्छा 10 का ही पूछा है, तो हम 10 को क्यों काटेंगे, हम एक्चुअली माइनस करेंगे इसको, इक्वेशन को जोड़ेंगे नहीं, माइनस करेंगे। अगर माइनस करेंगे हम तो sec से sec कैंसिल आउट, और यहाँ पे हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2tan a, 2tan a इज इक्वल टू -1/5 पे 25 माइनस 1 24/5, तो ये tan a की वैल्यू आ गई 12/5। ठीक है, ये आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है का कौन, एन एंगल ऑफ द π/2 रेडियन, परसेंटेज में बताना कितना होगा। एक कोण दिया हुआ है भाई π/2 रेडियन, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जब π/2 रेडियन एक पूर्ण वर्त का कितना प्रतिशत है, ठीक है, तो हमें ये तो पता है कि जो पूरा वर्त है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें वही देखना है कि 360 डिग्री का कितना परसेंटेज है ये रेडियन जो दिया हुआ है। तो पहले इस रेडियन को अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करूं तो देखो, हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि जो पाई रेडियन है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं एक रेडियन की बात करूं तो 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमारे पास रियल डिग्री आती है। ओके, तो इसी तरीके से मैं अगर पाई/c
इसको मैं 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करूं, 2 है ये, 2 पाई से पाई कैंसिल आउट, 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये है कि जो पाई बाई 2 है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं रेडियन में तो ये हमारा 90 डिग्री होगा। तो हमें बस वही बताना है कि जो 90 डिग्री कितना परसेंटेज है, इन परसेंटेज बताना था। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4 इंटू 100, यानी कि ये आ गया हमारा 25%। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा जो हमारा वर्त है, सर्किल है हमारा, ठीक है, उसमें जो ये पाई बाय 2 है ये कितना परसेंट है, ये तो बताना था। पाई बाय 2 यानी कि ये जो एंगल है ये पूरे वर्त का कितना परसेंट है, तो ये 1/4 यानी कि 25% होगा। बस यही बताना था। ऑप्शन नंबर एक हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, tan इज इक्वल टू कोट 3x माइनस 30 डिग्री, x फाइंड आउट करना है। देखो ऐसे केस में क्या करना है हमें, जब भी tan और कोट इक्वल टू के ऑपोजिट साइड में हो तो इसकी एक फॉर्मूला होता है कि जो इसके एंगल है उसको अगर हम ऐड करें तो वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए एंगल ऐड करेंगे इसको, x प्लस में 3x माइनस में 30 डिग्री, तो वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 4x बराबर 120 डिग्री हो गया और x की वैल्यू यहाँ से आ गई 30 डिग्री। ओके, यही तो पूछा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस ये देखना है हमें कि टैन और कोट जब भी कभी इक्वल टू के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो और आपसे जो इनके एंगल है उन एंगल को जोड़ने पे ये 90 डिग्री आना चाहिए। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अच्छा, यही अगर टैन कोट की जगह साइन, अगर साइन और कोस हो तो भी ये लगेगा। ठीक है, साइन और कोस के केस में भी ये लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि त्रिज्या वाले, पूरा क्वेश्चन नहीं है क्या, if two circle of the radius 6 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर have their center 10 सेंटीमीटर apart, what is the length of the direct common tangent? सिंपल सीधा सा फॉर्मूला है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, इज इक्वल टू, देखो या तो C1 C2 कर लेते हैं इसको, C1 C2 यानी सेंटर के जो बिटवीन जो डिस्टेंस होगी, दोनों के सेंटर के बिटवीन जो डिस्टेंस होगी उसका स्क्वायर माइनस में R1 माइनस में R2 का स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला सिंपल सा है। ठीक है, अब देखो सब कुछ दिया हुआ है हमें। केंद्र के बीच की दूरी कितनी हुई है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 100 माइनस R1 माइनस R2 कितना है, R1 कितना है 6 और 2 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो ये आ गया √84। और √84 को यदि मैं कन्वर्ट करूं तो 21 मल्टीप्लाई 4, तो 2 बाहर आ जाएगा और √21 आ जाएगा, 2√21 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला था, बस फॉर्मूला याद रखना है और आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, एक जीवा एक वर्त को दो खंडों में विभाजित करती है, यदि केंद्र पर जीवा द्वारा बनाया गया कोण 120 डिग्री है तो दीर्घ वर्त खंड में स्थित बिंदु पर बनने वाले कोण का, वर्त खंड में यानी कि केंद्र पे कोण दिया हुआ है कितना 120 डिग्री, अब दीर्घ वर्त खंड में जो कोण बन रहा है कहां पे बन रहा है, देखो व्हाट इज द एंगल फॉर्म्ड एट द पॉइंट लोकेटेड इन द मेजर सेगमेंट, परिधि पे। देखो इस तरीके से, बहुत गंदा सर्किल बना है, फिर से बनाता हूं। देखो एक सर्किल है हमारा और एक जीवा है, इस तरीके से जीवा है, जीवा एक वर्त को दो खंडों में विभाजित कर रही है, देखो कर रही है। यदि केंद्र पर जीवा द्वारा बनाया है कोण, देखो ये केंद्र है, केंद्र पे जीवा के द्वारा कोई कोण बन रहा है और उस कोण की वैल्यू दी हुई है 120 डिग्री। अब ये बताओ दीर्घवृत्तखंड कौन सा है, ये वाला या ऊपर वाला, तो ऊपर वाला है। तो इस पे कोई बिंदु है, सपोज करो यहाँ कोई बिंदु है, इसका बताना। तो देखो सेंटर पे कौन बन रहा है 120 डिग्री, तो यहाँ पे इसका हाफ हो जाएगा यानी कि 60 डिग्री। तो ए ऑप्शन इज द, एक वर्त में जीवाएं हैं ए बी और सी डी, दोनों जीवाएं बराबर हैं, तो ए बी द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण है 65 डिग्री, तो सी डी द्वारा परिधि पर बनाया कोण वो 65 डिग्री हो जाएगा। अगर जीवाओं की लेंथ बराबर है, दो जीवा है दोनों की लेंथ बराबर है, तो वर्त में जो भी कोण बनेगा वो सिमिलर रहेंगे, यानी अगर वो 65 डिग्री है तो दूसरा वाला भी 65 डिग्री ही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, केंद्र ओ वाले एक वर्त में एक जीवा ए बी द्वारा, एक जीवा ए बी खींची गई है। ठीक है, ए पर स्पर्श रेखा, बी पर स्पर्श रेखाएं बिंदु पी पर मिलती है। पहले जीवा खींचते, देखो एक सर्कल बनाया हमने, सर्किल में ए बी क्या है जीवा, इस तरीके से मैं अगर ए बी एक जीवा बनाऊं, ये ए है और ये बी है,
और इससे एक स्पर्श रेखा खींची है और ये बिंदु P पर मिलती है। ठीक है, ये इस तरीके से बिंदु P पर ये मिल रही है। ओके, अब AP भी दिया हुआ है, APB कितना दिया हुआ है 40 डिग्री। वर्त की परिधि पर AB द्वारा कितना कोण बनेगा, मेजर द एंगल सबटेंड बाय द कोड AB एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, यानी कि इसके द्वारा, यानी कि परिधि पे कितना कोण बनेगा यहाँ पे, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो ये जीवा है ना, और जीवा से ये स्पर्श रेखा खींच रही है। तो ये अगर हमारा 40 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, एक थ्योरम क्या कि स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बनता है, देखो इस तरीके से सपोज करो ये इसका केंद्र रहा होगा और ये स्पर्श रेखा पे अगर इस तरीके से लंब डालेंगे तो ये 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं इसी स्पर्श रेखा पर डालूं तो ये भी 90 डिग्री का बनता है। तो देखो ये एक तरीके से एक चतुर्भुज बन गया है जिसके दो एंगल तो हो गए 90 90, और ये वाला कितना हो गया हमारा 40। अगर ये वाला 40 है तो ये कितना बच गया भाई हमारा, ये कितना बच गया 140 बच गया ना, 140। अब देखो ये हमारा सेंटर है, ओ मान लेते हैं, सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है 140, तो ये जो है ये इसको हम पॉइंट मान लेते हैं आर। तो इस आर पॉइंट पे कितना हो जाएगा, ये परिधि है ना एक्चुअली, सर्कमफ्रेंस है ना, तो परिधि पे कितना हो जाएगा, जो केंद्र पे जितना डिग्री का कोण बन रहा है उसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 70 डिग्री हो जाएगा। तो हमारी जो ये वैल्यू आ जाएगी ये 70 डिग्री आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, बिंदु ए पर एक वर्त की स्पर्श रेखाएं हैं, एक रेखा बिंदु ए पर वर्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तो भाई एक जीवा है, AB की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, स्पर्श रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो त्रिज्या बतानी है हमें। देखो एक सर्किल बना लेते हैं हम, पहले तो सर्किल बनाया, उसके बाद एक जीवा है AB, और AB वह स्पर्श रेखा के साथ, जो ये जीवा है हमारी AB, ठीक है, ये जीवा AB, ये क्या कर रही है, स्पर्श रेखा के साथ, सपोज करो एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो वर्त की त्रिज्या बतानी है। ए लाइन इज द टेंजेंट टू ए सर्किल एट पॉइंट ए। अच्छा ये ए पे है ना कि बी पे, एक बार फिर से इसको रिक्रिएट करते हैं।